आइए, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं आपको पार्ट 2 लेकर आया हूँ। मैं आपको केमिस्ट्री 10th क्लास का पहला जो है चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए और जिसमें एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट कराए। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने आपको सेकेंड पार्ट बना दिया। तो इसमें मैं आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कराऊँगा। देखिए, अब इसमें रिएक्शन नहीं है, किस ढंग से पूछी गई हैं ये आपको थोड़ा याद रखना है। तो इतनी चीज़ आप क्लियर रखिए कि आपको कोई भी रिएक्शन लिखनी है एग्ज़ाम में, वो एग्जाम्पल की हो या पर्सनली पूछी गई हो, कि कोई भी केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो उन हर पदार्थ के नीचे उसका नाम जरूर लिखिए और आपको संतुलित करना होगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही यही होगा कि संतुलित समीकरण लिखिए। अगर नहीं भी है तो भी आपको संतुलित ही लिखनी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, पहला ही लघुत्री जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको हिंदी में यानी वर्ड में आपको रिएक्शन बोली गई है और उसमें आपसे पूछ रहे हैं इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका क्या कि सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जलीय विलयन में परस्पर अभिक्रिया करा के सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो देखिए, जो बोला वो आपको लिखना है। अब देखिए, नाम तो आपको विथ फार्मूला याद करना पड़ेगा और फार्मूला लिखते कैसे हैं ये तरीका मैं आपको सिखा सकता हूँ, आपको थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। जैसे मैंने बोला सल्फ्यूरिक अम्ल, तो अब आप ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रैक्टिस करते करते आपको याद ही हो जाएगा कि H2SO4 है, क्योंकि इसका केमिकल नाम नहीं बोला जा रहा, तो आप केमिकल नाम के थ्रू नहीं डायरेक्ट लिख सकते। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH, सोडियम का Na और हाइड्रोक्साइड का OH। Na की भी बैलेंसी एक और OH की भी बैलेंसी एक, तो दोनों के नीचे एक एक लग गया। तो इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, पूर्ण हो गया फार्मूला। आप किसी के नीचे कुछ नहीं लगाना, ये कंप्लीट लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और इनकी रिएक्शन कराई गई तो आपसे क्या बोला गया कि क्या बना है, सोडियम सल्फेट और जल का निर्माण करते हैं हम लोग। तो मालूम है आपको, एक एसिड एक बेस है तो न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनी अभिक्रिया हो जाएगी। तो अब देखिए, इनकी रिएक्शन से मैं मालूम है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐड हुए तो NaSO4 बनेगा, लेकिन ये सही फार्मूला नहीं लिखा है। SO4 में डबल माइनस होते हैं तो इसलिए इसके नीचे 2 लगाना पड़ेगा, तो सोडियम सल्फेट का ये सही फार्मूला हुआ। फिर साथ में जल, तो जल का H2O होता है। अब इसको संतुलित करना है, तो सोडियम में जब 2 लग गया, अब देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके से दे दी जाए तो आप तो आसानी से इसको बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन वर्ड में दिया गया है तो आपको फार्मूले याद होने चाहिए कि इसको ये बोलते हैं। केमिकल नेम दे दिया गया है तो आपको अगर फुटकर एलिमेंट्स के नेम और ग्रुप और आयंस के नेम अगर मालूम हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको ईजिली यानी रेडिकल्स, एसिडिक और बेसिक, वो आपने 9th क्लास में पढ़ रखे होंगे, तो वो अगर आप कर लेंगे, नहीं तो मैं लिखा दूंगा एक दिन, तो वो आप जरूर करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। Na2SO4, तो ये क्या हो गया आपका Na, तो यहाँ पर कितना लगेगा 2, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो आपको फिर वाटर भी कितने लगाने पड़ेंगे 2। तो इस तरीके से आपकी संतुलित हो गई। दूसरी रिएक्शन है आपकी जो पूछी है, दूसरी रिएक्शन आपसे पूछी है कि फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्मित करता है। फास्फोरस क्लोरीन के साथ जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो फास्फोरस यानी P हो गया, पेंटा यानी 5 के लिए लगता है, क्लोराइड यानी Cl- के तरीके जब व्यवहार करता है रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल की तरह, ऋणात्मक मूलक की तरह, तो वहाँ पर क्लोराइड वर्ड बोला जाता है। तो पेंटा बोला गया तो यानी ये बन गया PCl5। तो अब बैलेंस करने की बात आती है, तो यहाँ पर 5 लगे, यहाँ पर 2 हैं, तो किसी एक में नंबर का मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, तो क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर हैं, इवन एक ऑड है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका इसमें, तो इस तरीके से 10 और 10 हो जाएंगे, 2P हो जाएंगे, तो आगे 2 लग जाएगा। बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन, ठीक है। ये तो सिंपल है, 2 ही हैं आपका पास रिजेंट यानी अभिकर्मक और एक ही प्रोडक्ट है आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगला करते हैं, क्या अगला करेंगे, तीसरी नंबर रिएक्शन है आपकी, जो तीसरी क्या मतलब एक सेकंड क्वेश्चन है, उसमें लाइन से काफ़ी सारे आपके दिए हुए हैं, तो कुछ मैं आपको रिएक्शन लिख दे रहा हूँ इसमें, फिर मैं आपको उसमें संतुलित करना आपको समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में 4 रिएक्शन है, उसमें से 2019 में यानी इसी पिछले वर्ष पूछी जा चुकी। देखिए, ये आपकी महत्वपूर्ण मैंने पूरी जो है ये लिख दी आपकी। तो
इसमें से ये जो नीचे की 4 हैं ये बोर्ड में 2019 में आपसे पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो कैसे इनको संतुलित करेंगे ये आपको ऑलरेडी इसी फॉर्म में दी गई हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं जो लिखने में आप लोग अक्सर गलती करते हैं। जैसे देखिए CO2 लिखा, तो आप क्या करते हैं जल्दबाजी में इस तरीके से लिख देते हैं CO2, तो ऐसे मत लिखें, क्योंकि ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, तो दोनों कैपिटल रहेंगे बराबर के। तो यही सही है, ये सही है आपका, ठीक है। ये ना देखें कि बड़ा, क्योंकि ये कोबाल्ट एक मेटल होता है जिसका CO होता है, तो कन्फ्यूजन होती है। ये स्टैंडर्ड है, अगर दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं तो आप दोनों कैपिटल बनाएंगे, ठीक है। अपनी सुविधा के हिसाब से आप काम मत करिए। इसके बाद दूसरी चीज़ आपने अक्सर देखी होगी, बच्चे भी कन्फ्यूज होते होंगे कि कभी कभी क्या लिखा होता है, जैसे इसमें नीचे बगल में ब्रैकेट में S लिखा होगा, तो इन सिंबल का मतलब क्या होता है, छोटा सा S, L और आपका G, ये 3 का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि ये मटेरियल जो लिया गया है वो ठोस है, उसकी स्टेट क्या है, अवस्था क्या है, ठोस है। और जो जिसके जैसे ये L है तो लिक्विड, मतलब ये L नहीं है, ये मतलब लिक्विड है, द्रव है, पानी जैसा बहता हुआ, ठीक है, तो उस वजह से L लिख देते हैं। तो ये हो गया। और इसके अलावा अगर पानी में मिक्स करके बनाया गया है कोई में आपके पास सोल्यूशन, तो उसको AQ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, AQ। याद रखिएगा ये सिंबल आपको अक्सर बुक में आप पढ़ते होगे तो आपको प्रॉब्लम होती होगी कि ये होते क्या हैं, तो अब आपको क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग संतुलन के में आते हैं, तो कैसे संतुलित करना है। ये कायदे से आपको स्टैंडर्ड यही कहता है कि आपको ये लिखनी चाहिए। अगर आपको बताए गए हैं या नहीं भी बताए गए हैं तो आपको ये बात बतानी चाहिए कि रासायनिक समीकरण जो चल रही है वो किस स्टेट में है, कौन सा मटेरियल, या आपको लिखना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है। लेकिन आपको नहीं याद होता तो आप सिर्फ सिंबल कर सकते हैं सिंपल, और याद है तो मेटल सभी S होते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए मैग्नीशियम नहीं सॉरी मैग्नीज, तो जो भी मैं आपको इसमें संतुलन का तरीका सिखा रहा हूँ आप ये सीखिए। दूसरी चीज़, जब इनको आप अपनी रफ कॉपी या फेयर कॉपी पे करेंगे तो इनके नाम उनके नीचे ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए मैंने नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन आप, मैं बोल रहा हूँ उसको तुरंत वीडियो पॉज करके आप लिखिए। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब ये रिएक्शन करे तो मैग्नीज क्लोराइड और जल और क्लोरीन बना। संतुलन के लिए ऑक्सीजन अकेले इधर है, इधर उधर है, तो 2 लगे तो मिनिमम आपको 2 तो लगाना ही पड़ेगा। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो आपको यहाँ पर 4 लगाना ही पड़ेगा, हो गई बैलेंस। इसके बाद अगला क्या करेंगे, आयरन और वाटर। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम 4 ऑक्सीजन तो चाहिए ही आपको, तो 4 तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम लेते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब 4 हाइड्रोजन गैस, तो 4 हाइड्रोजन गैस आपकी निकल गई। और इसके बाद Fe कितने लगे, 3, तो यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा, हो गई बैलेंस। इसके बाद नेक्स्ट अगली अगर हम लोग क्रिया की बात करें तो कैसे करेंगे इसको, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड, या इसको फेरिक ऑक्साइड मत बोलिए क्योंकि ये रेशियो सही नहीं है, ना फेरस का ना फेरिक का, तो इसे सिर्फ आयरन ऑक्साइड कहिए। क्या कहेंगे इसे हम लोग केवल आयरन ऑक्साइड बोलेंगे अभी यहाँ पर। बेरियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इनकी जब रिएक्शन हुई तो बेरियम ब्रोमाइड बना। क्या बना, बेरियम ब्रोमाइड। तो अब यहाँ पर देखिए 2 लगा हुआ है मिनिमम, तो आपको यहाँ पर आगे 2 लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और देखें, चेक करें, तो 2 आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और वहाँ पर कितना है, 1, तो फिर आपको आगे 2 लगाना ही पड़ेगा। तो 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ के, 2 यहाँ के, 4 हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। इसके बाद KCN H2SO4 K2SO4 बना, तो देखिए साफ साफ दिख रहा है K2 लगा 2, तो आगे आपको तो 2 लगाना ही पड़ेगा। अब 2 हो गए तो CN भी 2 हो गए, तो इसलिए CN के आगे भी क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, ठीक। आपकी रिएक्शन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गई। इसके बाद अगला नेक्स्ट करें अगर, तो एल्युमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन हुई तो यहाँ क्लोरीन कितने, 3 हैं, तो फिर आपको 3 तो लगाना ही पड़ेगा यहाँ पर एसिड में। और जब 3 लग गए तो 3 हाइड्रोजन हो गए आपके पास। तो 3 हाइड्रोजन की प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास तो यहाँ 2 हैं। तो एक देखिए चीज़ समझने के लिए, क्या हम इसको 3/2 अगर लिख देते हैं कोई प्रॉब्लम आपको, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो 3 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन अपॉन में लिखना नहीं है, कोई मालिक्यूल आधा और 1.5 और 2.5 तो होता नहीं, तो इसलिए पूरी इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसके कितने ले लेंगे हम, 3, और तो इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6, और ये कितना हो जाएगा, 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया और 2 का इसमें भी। अब आपकी ये रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई, ठीक। तरीका फिर से आप समझ लीजिए, मैंने पहले क्लोरीन बैलेंस किए तो यहाँ 3 लगा,
तो 3 हाइड्रोजन तो एक ही तरह जगह पर हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन का मतलब मैं 3/2 लिख सकता हूँ, ठीक है, 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है ना, इस हिसाब से लिख दिया जाता है। अब लेकिन अपॉन में तो हमें लिखना नहीं है, तो मालिक्यूल्स के नंबर लिख रहे हैं, तो पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2 कट जाएगा, सीधा नंबर आ जाएगा, आगे जिसमें जो आना होगा वो आ जाएगा नंबर। फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जब भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो 2 ही प्रोडक्ट मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और, देखिए इसका नाम एल्युमिनियम क्लोराइड था, इसका नाम पोटेशियम सल्फेट था, हाइड्रोजन साइनाइड था और सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम साइनाइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और ये क्या है, मेथेन, ये कौन सी गैस है, ये भी एक गैस है, मेथेन गैस। तो इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई थी, CO2 बना और H2O बना। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए पहले ऊपर वाली बैलेंस तो कर लेते हैं, कितने आपके पास मिनिमम 4 हाइड्रोजन है, तो आपको 2 तो यहाँ लगाना ही पड़ेगा। अब 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, तो 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, हो गई बैलेंस रिएक्शन। CO2 + H2O और 6, तो देखिए आपके पास 6 कार्बन है, तो इसका मतलब यहाँ 6 तो लेना ही पड़ेगा। 12 हाइड्रोजन है, तो आपको यहाँ पे 6 तो लेना ही पड़ेगा मिनिमम। अब ज़रा चेक करिए, अब आपके पास ऑक्सीजन कितने होते हैं, और अच्छा एक चीज़ और, जब ये अगर 6 यहाँ ले लिए तो फिर उनका क्या, उस हाइड्रोजन का क्या, तो उसके लिए कोई नंबर ज़रूर होगा। तो पहले ज़रा ऑक्सीजन क्लियर भी कर लेते हैं साथ में, तो ऑक्सीजन के साथ साथ देख लेते हैं, ज़रा बैलेंस ही कर लेते हैं हम लोग कि 6 दूनी 12 और 6 18, हमारे हिसाब से 18 ऑक्सीजन निकले। 18 में से आपके पास 6 यहाँ पर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गए, तो बचे 12। अब 12 ऑक्सीजन में आपको वहाँ पे वाटर भी साथ में निकला है, तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेंगे, ये मतलब पानी लिए जाएंगे कि कुछ पानी बाहर भी हो जाए। तो ये फोटोसिंथेसिस वाली अभिक्रिया है, तो इसमें जो है आपके करीब में 12 वाटर आपको लेने पड़ेंगे। कितने, क्योंकि भाई अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर लें तो 18 में 6 यहाँ इस्तेमाल हो गए, 6 में अब मान लीजिए मैं 12 बचे, तो 6 यहाँ कर देता हूँ तो गलत हो जाएगा, तो आपको हाइड्रोजन के लिए बैलेंसी के लिए भी करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ कितने ले लेंगे, 12 वाटर ले लेते हैं एक्स्ट्रा वाटर बैलेंस करने के लिए। तो जब 12 वाटर लेंगे तो ये 6 तो बाहर निकल जाएंगे आपके, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर लीजिए, तो ऑक्सीजन को आप बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 12 और 12 24 हो गए, तो 6 यहाँ निकल गए और 6 वहाँ निकल गए, तो बचे 12, तो 6 आपका यहाँ पर लग जाएगा। इस तरीके से बैलेंस हो गई। Cu2S और O2, तो इसमें अगर देखें तो O2 है, देखिए SO2 और Cu2O, तो दोनों में ऑक्सीजन आ रहा है, दो जगह पे, और ऑक्सीजन में ही आपको कुछ बढ़ाना है क्योंकि बाकी तो बैलेंस है। तो 2 O ये 1 O ये, तो मिला के 3 O हो गए। तो यहाँ पर अगर 3/2 मैं लिखूँगा तो वो तो बैलेंस तो हो गई रिएक्शन, लेकिन अपॉन में हमें लिखना नहीं, तो पूरी क्वेश्चन में 2 से कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो यहाँ 2, यहाँ पे 3/2 था तो सिर्फ 3 बचेगा, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी अभिक्रियाएँ संतुलित हो गई। ठीक है, संतुलन हमारे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, और ये अभिक्रियाएँ भी आपको समझ में आई होंगी। यही कहीं ना कहीं किसी न किसी की एग्जाम्पल ज़रूर हैं ये अभिक्रियाएँ सारी। तो इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, आगे आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो लॉन्ग मतलब और आगे हैं। तो अब देखिए यही थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपसे थ्योरी में पूछ दिया गया है और फिर आपको उसके आंसर लिखना है। जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अगला, ये आया है 2010 में आया था और उसके बाद रिपीट तो नहीं हुआ मेरे हिसाब से। क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाते हैं, सोडियम सल्फेट को। तो देखिए इसमें कहीं सोडियम सल्फेट वाली रिएक्शन लिखी हुई है क्या, नहीं लिखी है इसमें। सोडियम सल्फेट को बेरियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड में मिलाते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो बीच में जगह है, मैं नहीं साफ़ करके मैं नए पे कर देता हूँ। ठीक है, किससे बोला, बेरियम सल्फेट की रिएक्शन आपसे, नहीं सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से। तो आपको मालूम है ये एग्जाम्पल किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है ये। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, इनके सिर्फ आयंस एक्सचेंज कर देने होते हैं। तो क्या हो जाएगा ये बेरियम सल्फेट और साथ में आपका निकल जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए 2 नीचे लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं लिखूँगा। क्यों,
क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 तो नीचे 1 और इसकी वैलेंसी 1 तो इसके नीचे लगेगी, तो इस तरीके से दोनों में 1 1, तो फिर यहाँ तो ये करेक्ट फार्मूला हो गया सोडियम क्लोराइड का, आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से रिएक्शनें लिखी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपसे कि, और एक चीज़ और याद रखिएगा, उसमें ये भी पूछा था कैसा प्रेसिपिटेटेड यानी अवक्षेप बनेगा, तो सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का प्रेसिपिटेटेड बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपसे, संतुलित करने को भी कहा गया, तो मैंने आपको संतुलित भी कर दी इसमें, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित अपक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिए। तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है, तो जिंक दानेदार, इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये भी एक प्रतिस्थापन अपक्रिया है, ठीक है। तो जिंक ने अदला बदली की तो क्या बन गया? ZnSO4, और आपका क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी यानी निकलेगी। कन्फ्यूजन नहीं होगा, बैलेंस है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अपक्रिया करता है। ये पीछे भी हम लोगों ने की थी कि एल्युमिनियम जो है वो तन हाइड्रोक्लोरिक, याद रखिएगा ये जो तन बोला जाता है तो ये भी लिखना होता है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं हम लोग जो है डाइल्यूट, ठीक है। DIL शॉर्ट में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? DIL, वो हिंदी में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, सब में DIL ही लिख दिया जाता है। और अगर गाढ़ा होगा, सांद्र होगा, तो उसको कंसनट्रेट CON लिख दिया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बिहेवियर मटेरियल्स का अलग अलग एसिड में एसिड के गाढ़ेपन से चेंज हो जाता है। वही रिएक्शन करेंगे गाढ़े से तो कुछ और बनेगा, और अगर पतले से करेंगे यानी कि तन से करेंगे तो कुछ और बनेगा, डाइल्यूट में कुछ और कंसनट्रेट में कुछ और होगा। इसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, तो ये आपकी कंप्लीट हो गई रिएक्शन, क्या होगी? AlCl3 होगा, क्योंकि हमें मालूम है Al ट्रिपल प्लस बनाता है, तो 3 तो लगेंगे ही, और बैलेंस करने के लिए फिर आपको इसके आगे HCl के आगे क्या लगाना पड़ेगा? 3, और साथ में क्या निकल जाएगा आपका? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 3 लगाया वहाँ 2, तो इसका मतलब इसमें भी 2 का और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। या ऐसे समझ लीजिए कि ये 3 हो गया, तो यहाँ 3/2 लिखा, तो पूरी क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? ये 2019 में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं आपको ये करा रहा हूँ, तो इनकी जो है नए पैटर्न के बाद 2018 से जब से चेंज हुआ तब से आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये सभी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है हम लोग अगला करते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। किसको? लेड नाइट्रेट को। तो ये क्वेश्चन है क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा आपका, या एक ऊपर हेडिंग डाल दी जाएगी क्या होता है जब, उसके अंदर 3-4 क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे 1-1 मार्क्स के, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। तो लेड नाइट्रेट आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो लेड होता है Pb और नाइट्रेट होता है NO3। तो अब इसके डबल प्लस होते हैं तो ये होल ट्वाइस होगा। अब पूछा जा रहा है कि इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं, तो क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। लेड ऑक्साइड यानी PbO बनेगा, और जो इवॉल्व हो सकता है गैस के फॉर्म में NO2 गैस, और साथ में एक्स्ट्रा बैलेंसिंग में जो है ऑक्सीजन गैस भी आपकी इवॉल्व होगी, इसमें ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। तो आप बैलेंस कर लीजिए इसको। तो बैलेंस करने के लिए 1 N है, तो यहाँ तो 2 लगे हैं, तो आपको 2 तो लगाना ही पड़ेगा मिनिमम। इसके बाद 1 Pb है, कोई बात नहीं, 6 ऑक्सीजन है, तो 2 2 4 2 6 और 1 ये 7 हो गया, तो यानी ऑक्सीजन तो गड़बड़ हो रहे हैं आपके। तो अगर एक काम किया जाए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो दुगना हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन आपके पास और आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से मतलब डबल हो जाएंगे, और ये भी सब डबल हो जाएंगे, क्योंकि अभी 1 एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो डबल करने पे ये, और वहाँ पर नहीं डबल करेंगे, तो इस तरीके से आपके डबल होने पे अभी 1 एक्स्ट्रा हो रहा था, यहाँ 6 वहाँ 7, तो डबल कर देने से सारी चीज़ डबल हो जाएगी ना। जैसे यहाँ 2 लगाया तो यहाँ पे भी 2 लग गया, तो अब देखिए 2 और जब फिर 4 हो गया ना नाइट्रोजन, तो यहाँ हो गया 4, तो 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12 और 2 3 6 और दूनी 12, आपका पूरे कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला है नेक्स्ट आपका कि नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया, नाइट्रिक अम्ल आपका ये हो गया। ये जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, क्या फॉर्म करेंगे आपके, तो आपको मालूम है कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा और वाटर फॉर्म होगा। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं यानी न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, तो क्या फॉर्मेशन होगा? कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर। तो कैल्शियम
नाइट्रेट NO3, अब मालूम है आपको ये सिंगल माइनस बनाता है और ये डबल प्लस, तो आपको होल ट्वाइस लगाना ही पड़ेगा, और इसके साथ साथ H2O। अब बैलेंस कीजिए तो कैसे करेंगे, मिनिमम ट्वाइस लग गया तो आपको तो 2 लेने ही पड़ेंगे, 2 वाटर ये, 2 हाइड्रोजन ये, तो 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन, तो आपके यानी 2 पानी निकलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। तो अब आपको पता होना चाहिए एथेनॉइक, तो ये एथेनॉइक जरूर लिखा है, मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा आईयूपीएसी नेमिंग में। तो एथेनोइक एसिटिक एसिड छिड़का को कहा जाता है। तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है आपका एथेनोइक यानी CH3COOH। इसकी रिएक्शन उन्होंने किससे बोली, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखिएगा ये सब थ्योरी में क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ये फार्मूला नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ रटने हैं इसके साथ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन के साथ इनके नेमिंग जरूर लिखिए, बिना नेमिंग के आप फंस जाएंगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और ना आप आंसर सही से दे पाएंगे प्रॉपर। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम लोग करते हैं क्या, आज लाइट की प्रॉब्लम है, मैं लग रहा कुछ साफ आपको दिख नहीं रहा होगा। इसके बाद है क्या चीज़, हाँ, तो उसमें साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, और नेक्स्ट है एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो इसमें क्या बना, इसमें कंफर्म कर देते हैं आपका, इसमें क्या है, देखिए ये पॉजिटिव, ये जब ब्रेक होता है तो यहाँ से ब्रेक होता है, तो ये निगेटिव वाला निकलता है, तो CH3COONA प्लस आपका क्या निकलेगा, इसका CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H2O। ठीक है, तो अब देखिए 2H वहाँ आए कहाँ से होंगे, जब इसके 2 लगे होंगे, तो इसका मतलब आपके यहाँ पे भी 2 निकले होंगे, तभी तो ये 2 Na बैलेंस हो पाए होंगे। यहाँ तो एक ही लगा ना, तो यानी 2 लगा दें, तो इसके आगे भी 2 लगाएंगे, तब 2 हाइड्रोजन होंगे और 2 वहाँ पानी निकल पाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो देखिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ मैं आपको 3 रिएक्शनें करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ हो तो एक भी सकती है आपको, लेकिन मैं आपको 3 रिएक्शनें करके दिखा रहा हूँ। 3 रिएक्शनें होती हैं इसमें, कौन कौन सी, जब हम लोग एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आपका फॉर्म होता है क्या, C2H5HSO4 और साथ में वाटर निकल जाता है। ये इसका एक H और OH ये कंबाइंड होकर H2O बाहर हो गया और HSO4 इसके साथ ऐड हो गया। अब इसको C2H, बर्तन वही है, C2H5HSO4 यानी कि नाम क्या है इसका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। नाम क्या है इसका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, जब ये इसने रिएक्शन की 100 किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ, साथ में प्रेजेंस रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर तो एकदम बढ़ेगा नहीं, और ये रहेगा आपका टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस, तो ये फॉर्म कर देगा आपका। देखिए हुआ क्या, ये HSO4 ने इसका एक H लिया और H2O बाहर निकाल दिया, तो ये खुद ही रिवर्स में H2SO4 निकाल दिया, तो ये C2H5OC2H5 और H2SO4 बाहर हो गया। तो डायरेक्ट कभी कभी रिएक्शन में ऊपर यहाँ लिख दी जाती है कि इसी के साथ H2SO4 और डायरेक्ट ये बना दिया जाता है। ये क्या है, एथिल डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, और इसे हम एथॉक्सी एथेन भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आईयूपीएसी नेम है। इसके बाद तीसरी रिएक्शन होती है कि सिर्फ एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर 160 to 170 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड हीट करें, गर्म करें, तो क्या हो जाएगा आपका, ये इसी से खुद मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये फॉर्म करेगा C2H4 और H2SO4। तो ये हो गया आपका एथिलीन। क्या हो गया, एथिलीन। बैलेंस करने की बात रही तो ये ऑलरेडी बैलेंस है सारी रिएक्शनें, तो आपको इसमें कुछ खास करना नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो अब मैंने आपको जितनी लगभग करा दी हैं सारी वही रिएक्शन है, एक रिएक्शन है, ये है इसी से रिलेटेड है कि C2H5OH की रिएक्शन अगर सोडियम मेटल से कराई जाए तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगी, C2H5ONA और साथ में मालूम है हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो ये तो एक से निकला ना, तो 2 हाइड्रोजन गैस चाहिए तो 2 से निकलेगा, तो यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ सोडियम भी आपको 2 चाहिए होंगे, बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन एक एक्स्ट्रा, इसके अलावा सारी रिएक्शनें वही रिपीट हैं।
ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ कि क्या क्या हैं आगे जो पूछे गए हैं 2018 में भी और नए में भी, कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो ये देखिए, ये रिएक्शन आपको अभी तक मैंने नहीं बताई, तो पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वीडियो में, उसमें बता चुका हूँ। ये है आपका लोहे की कील यानी लोहा, और ये है आपका कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में Cu++ आयन होंगे तो इसका कलर ब्लू होता है। ठीक है, कैसा होता है, नीला कलर का। जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये Cu आपका अलग हो जाएगा और FeSO4 अलग हो जाएगा। तो Fe++ कलर के जो होंगे ब्राउनिश कलर के होंगे, और ये येलो यानी पीला कलर का होगा। तो इसके कारण जो है ये आपका विलयन का रंग कैसा हो जाता है, जो है नीला खत्म हो जाता है और कुछ ब्राउनिश यानी भूरे कलर में गंदा सा हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। इसके बाद अगला करते हैं हम लोग, क्या अगला या कर लेते हैं ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं आपसे पूछी गई, वो मैंने आपको बता दी है। एक्सोथर्मिक और ऊष्मा सोची एंडोथर्मिक हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। और उसके बाद फिर है कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन में हम लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊष्मा भी निकलती है जब हम लोग सांस लेते हैं, इसलिए उसे ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो अभी मैंने ग्लूकोज वाली एक लिखी थी ना, तो उसको रिवर्स करके लिखिएगा आप। C6H12O6 वाली, उसको वो उत्पाद वाले इस तरफ लिखिएगा और इनको इस तरफ लिखिएगा। इसके बाद है रेडॉक्स अपक्रियाएं क्या होती हैं, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेडॉक्स अपक्रियाएं क्या थी, वे अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हों, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। फिर है आपको बाकी में नेक्स्ट संक्षारण और विकृत गंधिता, ठीक है, कोरेजन और रेसिडिटी, इन पे शॉर्ट नोट लिखने को आपको जरूर आता है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इतना अगर आप कर लेंगे तो आप 6 से 7 मार्क्स का आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कर देगा आपका। देखिए हुआ क्या, ये HSO4 ने इसका एक H लिया और H2O बाहर निकाल दिया, तो ये खुद ही रिवर्स में H2SO4 निकाल दिया, तो ये C2H5 OC2H5 और H2SO4 बाहर हो गया। तो डायरेक्ट कभी कभी रिएक्शन में ऊपर यहाँ लिख दी जाती है कि इसी के साथ H2SO4 और डायरेक्ट ये बना दिया जाता है। ये क्या है, एथिल डाईएथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, और इसे हम एथॉक्सी एथेन भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आईयूपीएसी नेम है। इसके बाद तीसरी रिएक्शन होती है कि सिर्फ एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर 160 to 170 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड हीट करें, गर्म करें, तो क्या हो जाएगा आपका, ये इसी से खुद मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये फॉर्म करेगा C2H4 और H2SO4। तो ये हो गया आपका एथिलीन। क्या हो गया, एथिलीन। बैलेंस करने की बात रही तो ये ऑलरेडी बैलेंस है सारी रिएक्शनें, तो आपको इसमें कुछ खास करना नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो अब मैंने आपको जितनी लगभग करा दी हैं सारी वही रिएक्शन है, एक रिएक्शन है, ये है इसी से रिलेटेड है कि C2H5OH की रिएक्शन अगर सोडियम मेटल से कराई जाए तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, विस्थापन अपक्रिया। तो क्या हो जाएगी, C2H5ONA, और साथ में मालूम है हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो ये तो एक से निकला ना, तो 2 हाइड्रोजन गैस चाहिए तो 2 से निकलेगा, तो यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ सोडियम भी आपको 2 चाहिए होंगे, बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन एक एक्स्ट्रा, इसके अलावा सारी रिएक्शनें वही रिपीट हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ कि क्या क्या हैं आगे जो पूछे गए हैं 2018 में भी और नए में भी, कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो ये देखिए, ये रिएक्शन आपको अभी तक मैंने नहीं बताई, तो पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वीडियो में, उसमें बता चुका हूँ। ये है आपका लोहे की कील यानी लोहा, और ये है आपका कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में Cu++ आयन होंगे तो इसका कलर ब्लू होता है। ठीक है, कैसा होता है, नीला कलर का। जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये Cu आपका अलग हो जाएगा और FeSO4 अलग हो जाएगा। तो Fe++ कलर के जो होंगे ब्राउनिश कलर के होंगे, और ये येलो यानी पीला कलर का होगा। तो इसके कारण जो है ये आपका विलयन का रंग कैसा हो जाता है, जो है नीला खत्म हो जाता है और कुछ ब्राउनिश यानी भूरे कलर में गंदा सा हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। इसके बाद अगला करते हैं हम लोग, क्या अगला या कर लेते हैं ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं आपसे पूछी गई, वो मैंने आपको बता दी है। एक्सोथर्मिक और ऊष्मा सोची एंडोथर्मिक हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। और उसके बाद फिर है कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन में हम लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊष्मा भी निकलती है जब हम लोग सांस लेते हैं, इसलिए उसे ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो अभी मैंने ग्लूकोज वाली एक लिखी थी ना, तो उसको रिवर्स करके लिखिएगा आप।
C6H12O6 वाली, उसको वो उत्पाद वाले इस तरफ लिखिएगा और इनको इस तरफ लिखिएगा। इसके बाद है रेडॉक्स अपक्रियाएँ क्या होती हैं, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेडॉक्स अपक्रियाएँ क्या थी, वे अपक्रियाएँ जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएँ एक साथ हो रही हों, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिर है आपको बाकी में नेक्स्ट संक्षारण और विकृत गंधिता, ठीक है, कोरेजन और रेसिडिटी, इन पे शॉर्ट नोट लिखने को आपको ज़रूर आता है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इतना अगर आप कर लेंगे तो आप 6 से 7 मार्क्स का आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा।